हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन पिछले एक साल में, जो कि जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 तक 300% अप्रिशिएट हो गया है। मतलब करीब करीब पैसा 3 गुना हो गया है। और उसके बाद फिर अचानक से बिटकॉइन जनवरी 8 2021 को 20% गिर गया अगले 5 दिनों में। और इसी के चलते आजकल बिटकॉइन काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये फ्यूचर है और इसमें हमें ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा बबल है। तो काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं जो लोगों को बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। और काफ़ी जो है मतलब आपस में लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमने एक साल पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो हमारा पैसा 3 गुना हो गया होता, और अगर हमने बहुत पहले किया होता तो आज बिटकॉइन की वैल्यू 29 लाख कुछ चल रही है इंडिया में। तो इस सब के चलते बिटकॉइन काफ़ी चर्चा में है और मैंने भी सोचा कि मैं बिटकॉइन पे एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में हम मोस्टली बिटकॉइन के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात नहीं करेंगे, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। हालांकि बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि बिटकॉइन कैसे काम करता है तो उसके लिए मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ सकते हैं। पर इस वीडियो में हम मोस्टली फोकस करेंगे कि बिटकॉइन एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसा है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिटकॉइन आखिर कैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, वो कितनी भी अच्छी हो, अगर ये एक मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना, वो लोग बोल रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो फ्यूचर है। और काफ़ी पढ़े लिखे फाइनेंशियली एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर्स को मैंने सुना तो बोल रहे थे कि बिटकॉइन बहुत ही हाई रिस्क एसेट है या हाईली वॉलेटाइल एसेट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एसेट होता क्या है। तो एक एसेट आसान भाषा में एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें अगर हम आज इन्वेस्ट करें तो हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट हो। जैसे कि क्या तो फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज आएँ या फिर हमारे अभी जो खर्चे हैं वो कम हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फार्म अगर ख़रीद लें, एक लैंड ख़रीद लें, तो लैंड अगर हम लैंड में इन्वेस्ट करें तो जैसे जैसे लैंड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट होगी। और अगर हम उस लैंड पे चाहें तो फार्मिंग करके, एग्रीकल्चर करके फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के कुछ मैन्युफैक्चर करके फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ बिल्डिंग खोल के उसके ऊपर सर्विसेज दे के और फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। फिर रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत अच्छा एसेट है, उसमें हम इन्वेस्ट करें तो बाद में हमें रेंटल इनकम आ सकती है और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने पे हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट हो सकती है। उसी तरीके से स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो स्टॉक में अगर बिजनेसेस अच्छे चलते हैं तो डिविडेंड आता है, तो फ्यूचर कैश फ्लो बनता है, और आपने जो इन्वेस्ट किया है अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट होती है। तो ये चीज़ें एसेट हैं, इसमें अगर हमारा इन्वेस्टमेंट पे अप्रिसिएशन ना भी आए तो भी हमें फ्यूचर कैश फ्लोज आ रहे हैं, नहीं तो हम उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑफिस जाते हैं और डेली हमें 150 रुपये ऑफिस जाने में और 150 रुपये ऑफिस से आने में लगते हैं, डेली 300 रुपये लगते हैं, और मान लेते हैं कि हम साल में 300 दिन ऑफिस जा रहे हैं, तो करीब करीब साल में 90,000 रुपये हमारे ऑफिस आने जाने के खर्चे में आते हैं। अब हम 1 लाख की गाड़ी ख़रीद लें या 2 लाख की गाड़ी ख़रीद लें और उसे 3-4 साल चलाएं, तो ये गाड़ी हमारे लिए एक एसेट का काम करेगी, क्योंकि एक तो हमारा कंफर्ट बढ़ा रही है और हमारे जो अभी खर्चे हैं उन्हें कम कर रही है। पर अगर हम इतने से काम के लिए 50 लाख की गाड़ी खरीद लें, 60 लाख की गाड़ी खरीद लें, तो फिर वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। तो ये तो हमने देखा कि एक एसेट होता है जो क्या तो हमें फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करे या अभी हमारे पैसे बचाए या हमें कुछ बेनिफिट दे किसी भी तरीके से। तो बिटकॉइन के केस में तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ना तो बिटकॉइन हमें कोई फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करके देगा, ना हमारे अभी कुछ पैसे बचा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बिटकॉइन कोई एसेट नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है वर्ल्ड का। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत फैंसी वर्ड है, उससे पहले हम कोई भी करेंसी हो वो कैसे काम करती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले करेंसी के 3 फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहला फंडामेंटल है कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो बिटकॉइन कैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मेरा मतलब ये है कि अगर आज हम रुपीज़ लेके बाहर जाएँ तो हम
अपने घर का राशन खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं इंडिया के अंदर। उसी तरीके से पेटीएम, अगर आज से 10 साल पहले कोई मुझे बोलता कि पेटीएम वॉलेट में पैसा डाल दो, तो मैं अपना पैसा पेटीएम वॉलेट में नहीं डालता, पेटीएम को यूज़ नहीं करता मैं, क्योंकि पेटीएम वॉज नॉट अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज 10 ईयर्स अगो। पर अब पेटीएम काफ़ी एक्सेप्टेबल है, तो लोग पेटीएम वॉलेट में भी पैसा डाल के रखते हैं और पेटीएम में भी पैसा रखते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, अगर बहुत लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो इट्स अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और नहीं करते तो इट्स नॉट अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब डॉलर इतना अच्छा इसीलिए माना जाता है क्योंकि किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या सेकंड वर्ल्ड कंट्री या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में डॉलर इज़ अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किस वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, उनको डॉलर दो तो बदले में आपको वहाँ की करेंसी देंगे, या फिर डॉलर मोस्टली हर जगह एक्सेप्ट होता है, इसीलिए इट्स अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए डॉलर जो है एक अच्छी करेंसी है। तो करेंसी का एक तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि वो इट्स अ गुड मीडियम ऑफ, इट शुड बी अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि बिटकॉइन नहीं है। अगर आज आपके पास 2-3 बिटकॉइन है, आप बाहर जाओ, राशन पानी खरीदना चाहो, गाड़ी खरीदना चाहो, तो आप कुछ नहीं खरीद सकते। बहुत कम लोग हैं जो बिटकॉइन में डील करते हैं या बिटकॉइन में जो है आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर दूसरी बात है कि अ करेंसी शुड बी अ गुड स्टोर होल्ड ऑफ वेल्थ, मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं और आप 100 रुपये में खाना खरीद सकते हो एक टाइम का, तो आप वो 100 रुपये रख के सो गए अपनी जेब में, अगले दिन सुबह उठे और आप अगले दिन भी उससे खाना खरीद सकते हो। पर बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। जैसा हमने देखा कि 8 जनवरी 2021 को अगले 5 दिन में बिटकॉइन 20% गिर गया, तो ये तो ऐसी बात हुई कि मतलब हम आज 100 रुपये में खाना खरीद सकते हैं और 5 दिन बाद हम देख रहे हैं कि उस 100 रुपये में हम एक मील भी ढंग से नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि उस 100 रुपये की वैल्यू अब 80 रुपीज़ ही रह गई है। तो खाना तो 100 रुपये का ही, मतलब खाने की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में ही वो मिलेगी, और अगर आपके 100 के नोट की वैल्यू अब 80 ही रह गई है तो आपको अब उसमें एक मील भी नहीं मिल पाएगी। तो अगर कोई वैल्यू इतनी, अगर कोई करेंसी इतनी वॉलेटाइल है कि आप उसमें कभी भी इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, तो इट्स नॉट अ गुड स्टोर होल्ड ऑफ वेल्थ। आप उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। मतलब आपको पता नहीं कि आप 2 बिटकॉइन रख के सो गए और अगले दिन उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कोई भी करेंसी जो है वो उसका मेन ये होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई फेडरल बैंक या फिर कोई ना कोई स्टेट बैंक या कोई ना कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो उस करेंसी को बैकअप करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिमोनेटाइजेशन के केस में देखा कि हमारे पुराने नोट्स जो हैं उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई और हमारे नए नोट्स जो हैं उनमें वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो पुराने नोट थे, क्योंकि वो आरबीआई ने इशू किए हुए थे, तो हम आरबीआई के पास वापस गए और हमने बोला कि आप इनके बदले हमें नए नोट्स दो, तो आरबीआई ने हमें उनके बदले नए नोट्स दिए। तो कोई भी करेंसी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना स्ट्रॉन्ग उसको इशू करने वाली बैंक है। जैसे कि हमारे रुपये की ताकत सिर्फ उतनी है जितनी आरबीआई के डिफ़ॉल्ट होने की कम प्रोबेबिलिटी है, उतनी ही ज़्यादा हमारे रुपये की ताकत है। उसी तरह डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग इसीलिए है वर्ल्ड में क्योंकि जितनी कम प्रोबेबिलिटी फेडरल बैंक के डिफ़ॉल्ट होने की है, यूएस गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट होने की है, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉलर है। तो इसी तरीके से कोई जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बैकअप करता है किसी भी करेंसी को, वो जितना कम उसके डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस होती हैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी करेंसी होती है। और क्योंकि करेंसीज गवर्नमेंट बैकअप होती हैं, इसीलिए हम जब भी चाहें तो गवर्नमेंट के पास वापस जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि इसके बदले में क्या तो हमें पैसा दो या कुछ वैल्यू दो। इसीलिए हमारे नोटों पे कभी आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा होता है आरबीआई गवर्नर के साइन के साथ कि आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ 100 रुपीज़, ताकि उसका मतलब ये है कि आरबीआई गवर्नर ये प्रॉमिस करता है कि वो आपको उस नोट के बदले 100 रुपीज़ की वैल्यू या 100 रुपीज़ वर्थ कुछ सामान देगा। मतलब वो हमारे गवर्नमेंट ने इशू किया है वो पैसा, और हमारा गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को ख़त्म नहीं होने देगी। मतलब हम अगर गवर्नमेंट के पास वापस जाएंगे तो गवर्नमेंट हमें बेल आउट करेगी कुछ ना कुछ देके। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, मतलब उसको इशू करने के पीछे कोई बैंक नहीं है या फिर कोई भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो बस एक ऐसी करेंसी है जो आपस में लोगों ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी क्योंकि उसके पीछे एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उसका क्रेज़ बढ़ गया और अब लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी शुरू कर दिया है। मैं इसका एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा स्टोरी के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कई बार होता है कि हमारे पास चेंज नहीं होता 5 रुपये का, 4 रुपये का, 3 रुपये का, तो दुकानदार हमें कुछ टॉफ़ी दे देता है उसके बदले। तो अगर मान लीजिए हम दुकानदार के पास गए और उसने हमें कुछ टॉफ़ी दे दी, फिर हम वापस घर आए, फिर हमने जो है
हम एक अपने किसी दोस्त से काम है और बहुत सारे दोस्त आपस में साथ में रहते हैं, तो हमने अपने किसी दोस्त को बोला कि भाई तू मेरा ये काम कर दे और मुझसे ये टॉफ़ी ले ले। तो उसने वो टॉफ़ी ले ली, फिर उसने वो काम कर दिया और और मेरे बाकी दोस्त भी उसी दुकानदार के पास गए, उनके पास भी कुछ पैसे नहीं थे तो उन्होंने भी जो है दुकानदार ने उनको टॉफ़ी दे दी। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि आपस में 10-15 दोस्त जो हैं वो टॉफ़ी में ट्रांज़ैक्ट करने लग गए। तो अब किसी दोस्त को बहुत अर्जेंट काम पड़ा, तो उसके पास टॉफ़ी नहीं थी, तो उसने दूसरे दोस्त को बोला कि भाई मेरा काम कर दे। उसने बोला भाई मैं तो एक टॉफ़ी लूँगा काम करने के लिए। तो वो तीसरे के पास गया, उसने बोला भाई तू मुझे 10 रुपये की 1 रुपये वाली टॉफ़ी दे और मुझे काम करवाना है तो मैं उस अपने दोस्त को दूँगा। तो उसने 10 रुपये की टॉफ़ी ख़रीदी और अपने दोस्त को दी जो 1 रुपये की टॉफ़ी के लिए काम कर रहा था। तो इस तरीके से टॉफ़ी की वैल्यू जो है अब आपस में दोस्तों के बीच में 10 रुपये हो गई। तो कोई बाहर से आया, उसने देखा कि ये लोग तो टॉफ़ी के लेके काम करते हैं, तो उसको कुछ काम करवाना था तो उसने और पैसे दिए। तो इस तरीके से टॉफ़ी की वैल्यू मान लेते हैं कि एप्रिशिएट होती गई। तो ये एक करेंसी है जो आपस में उन 15 दोस्तों ने या उन 20 दोस्तों ने जो साथ में रहते थे उन्होंने बनाई। इसके पीछे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना वो दुकानदार इस चीज़ को बैकअप करता। तो इसके पीछे मान लेते हैं कि टॉफ़ी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ टॉफ़ी लेके ही काम करते हैं और वो उस टॉफ़ी को खाते नहीं, बस वो लेते हैं और उसमें ट्रांजैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि टॉफ़ी एक करेंसी हो गई उन लोगों के बीच में। बट जब कभी उन लोगों को इस टॉफ़ी की रियल वैल्यू लेने वापस जाना पड़ेगा, तो जब वो उस दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मैंने तो ये टॉफ़ी 500 रुपये की अपने फ्रेंड से ख़रीदी थी और उसने तुम्हारे यहाँ से ख़रीदी थी, तो अब तुम इसके बदले मुझे 500 रुपये दो, तो वो दुकानदार नहीं देगा। इनफैक्ट अगर आप उसको ये बोलोगे कि इसके बदले मुझे 1 रुपये भी दो जिसकी ये टॉफ़ी वर्थ इट है, तो वो शायद वो भी ना दे आपको। फिर आप टॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाओ, उनको बोलो कि भाई कि ये तुम्हारी टॉफ़ी है, इनको वापस ले लो और इसके बदले मुझे पैसा दे दो, तो वो भी आपको इसके लिए कोई बेल आउट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपकी करेंसी के पीछे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उस करेंसी को रेगुलेट करता है, तो कोई भी आपको ईज़िली उससे बेल आउट नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में नुकसान हो जाएगा। हो सकता है जिन लोगों ने अर्ली बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हो और अब बिटकॉइन से निकले हों, तो उन लोगों ने पैसा कमाया हो। बट ये जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ इस वजह से है कि लोगों का एंथुजियाज़म बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन के टुवर्ड्स और लोगों का मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हाई है बिटकॉइन के टुवर्ड्स, क्रिप्टो करेंसी के टुवर्ड्स, और लोगों को पता नहीं है कि मोस्टली करेंसी कैसे काम करती है। बस क्रिप्टो करेंसी एक बहुत फैंसी वर्ड सुन के उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्यूचर ऑफ द जनरेशन है और ये आगे कुछ भी वर्ल्ड में चेंज कर सकती है और यही जो है वो सारी कंट्रीज़ अब अडॉप्ट करने वाली हैं। इस सेंटिमेंट के चलते और लोगों के एक दूसरे को देखने के साथ कि अच्छा वो ले रहा है तो मैं भी लूँगा और मैं ले रहा हूँ तो फिर कोई और लेगा, इस तरीके से बिटकॉइन का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए जो है उसके प्राइस में इतना स्पाइक आया है। जबकि उसकी रियल वैल्यू या उसके पीछे कोई रखी हुई वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसको कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बैकअप नहीं करता। अगर आज आप बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट भी कर देते हैं और बाद में जाके इंडियन गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई मेरे बिटकॉइन के बदले मुझे इतने पैसे दे दो, तो वो नहीं देंगे आपको उतने पैसे। तो इसलिए बिटकॉइन इज़ अ बबल, मतलब इसके पीछे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है बट इसके पीछे जो करेंसी के मेन फंडामेंटल्स हैं वो काम नहीं करते ढंग से, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो बढ़ रहा है वो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक। नहीं तो उसके पीछे कोई भी जो है स्टोर होल्ड ऑफ वेल्थ नहीं है वो, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी अच्छा नहीं है, और ना ही उसके पीछे जो है कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो उसको बैकअप करे। तो मेरे हिसाब से तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन अवेलेबल है ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।